सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट यहाँ पर, और उस सैम्पल पेपर के सेकंड पार्ट के 10 क्वेश्चन मैं अपने पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और ये आपका कर्व है भाई, यहाँ तक ये कंप्लीट कर्व है आपका। तो इस कर्व पर हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। वी ऑल नो कि जब भी हमें कर्व की इक्वेशन गिवन होती है तो टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं बल्कि dy by dx होता है। इट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy by dx ये क्या है? 4x - 3 to power 1/2। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/2 4x - 3 to power 1/2 -1 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x - 3, और -1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। देन इट विल बी 1/2। ये देखिए 4x - 3 की पावर -1/2 आएगी। सो वी विल राइट 4x - 3 रूट इन द डिनोमिनेटर एंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x विल बी 4 और 3 का डेरिवेटिव 0। 2 जा 4 एंड इट इज 2 बाय रूट ऑफ 4x - 3। ये आपकी वैल्यू आ रही है dy by dx की। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी जनरल पॉइंट x एंड y। बट हमें क्या गिवन है कि हमें 3, 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स व्हेन x इज 3 एंड y इज 2। तो y पुट करने के लिए तो यहाँ पर कोई हमारे पास y है ही नहीं वेरिएबल, तो हम x के प्लेस पर यहाँ क्या पुट कर देते हैं? पुट x इज इक्वल टू 3। तो जो dy by dx आपका आएगा वो क्या आएगा? 2/4 × 3 - 3 4 3 जा 12 12 - 3 9 और 9 का अंडर रूट कितना होगा? 3। तो इट विल बी 2/3 और 2/3 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा एट दिस पॉइंट। गॉट इट? बिल्कुल सिंपल। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ रब करते करते। अगर आपको कोई कर्व दे रखा है, इफ एनी कर्व इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको कोई कर्व गिवन है और आपने उसके टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। आपने क्या करना है? जस्ट डिफरेंशिएट द कर्व, उसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर इन जनरल स्लोप पूछा है तो वहीं छोड़ दीजिए। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप पूछा है तो आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट दैट पॉइंट इन द डेरिवेटिव और आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, बट इसी पैटर्न पर मिल सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स x by 1 + x² dx। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये देखना, वी ऑल नो कि जो टेंजेंट इनवर्स x है, हमें पता है या नहीं पता है तो पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, कि टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 + x²। तो यू कैन सी कि ये फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में इसका डेरिवेटिव है। तो वैसे तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो वर्बल है, टेंजेंट इनवर्स x² बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि fx इज टू पावर n × f' अगर आपके पास है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है fx इज टू पावर n + 1/n+1। छोटे से क्वेश्चन पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई होकर आ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर आना चाहिए टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर। बट हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dz। और जो ये आपका इंटेग्रल है i, ये क्या बन जाएगा? ध्यान दें, इंटीग्रेट टेंजेंट इनवर्स x को रखा है z, और ये जो कंप्लीट टर्म है dx/1 + x², ये क्या बन गई? dz।
जेड डी जेड का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी, तो यहाँ पर 2, यस 2, हाँ नीचे मैंने n+1 लगा रखा है तो नीचे n+1 हो आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जेड के प्लेस पर आप पुट कर दीजिए टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी, तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी। तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए मेथड को, पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज अगेन इंटीग्रल बट डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, बिटवीन द गिवन लिमिट्स। तो ये बिल्कुल ही वर्बल क्वेश्चन है। 0 to 1 dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। भाई 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट का इंटीग्रल क्या होता है, ये किसकी डिफ्रेंशिएशन होती है, साइन इनवर्स एक्स की, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, और इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितने पर होती है, ये π/2 पर और ये 0 पर, एंड योर आंसर इज π/2। ठीक है भाई, ये सब आपको ना बेटा लर्न होना चाहिए। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ऑब्वियसली 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का जो इंटीग्रल है वो साइन इनवर्स एक्स बनेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो वो कॉस इनवर्स एक्स बन जाता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपने ये बात याद रखनी है कि यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन लास्ट 1 आवर ओनली। तो लास्ट 1 आवर में वैसे भी स्टूडेंट्स पर ज़्यादा हो जाता है, तो इससे बेटर है कि आप पहले ही अपनी प्रिपरेशन करके चलें। Come to the 14th question. The area bounded by the curve, area bounded by the curve y square is equal to x, ध्यान देंगे, y square is equal to x above x axis and from x is equal to 0 to x is equal to 1 is what। वैसे आपको ना इसमें कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको जिन बच्चों को लगता है तो y स्क्वेयर, भाई y का x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, y स्क्वेयर है तो आपका जो है ये राइट वर्डेड आपका पैराबोला बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट वर्डेड पैराबोला बनता है। और 0 से और भाई 1 तक का हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम भी नहीं बनाना है, बिल्कुल वर्बल होगा ये एरिया आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बिटवीन 0 to 1। वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर की है। क्लियर, इस बात पे ध्यान देना है। वाई स्क्वेयर आपका x है, y आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स, बट यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि हमें x एक्सिस से अबव एरिया लेना है। तो x एक्सिस से अबव मीन्स जो है y की वैल्यू वहाँ पर पॉजिटिव आएगी, तो हम केवल रूट x को लेंगे। तो यहाँ पर आपने रूट x पुट करना है 0 to 1। रूट x की जो इंटेग्रल है वो बन जाएगी x is to power 3/2 बाय 3/2 बिटवीन 0 to 1। 3/2 रिवर्स होकर बाहर आ जाएगा 2/3। अपर लिमिट 1 is to power 3/2 माइनस 0, 1 is to power 1 माइनस 0 1, और आपका आंसर हो जाएगा 2/3। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। मेंटल कैलकुलेशन जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट आपको दिख रहा है 0 से 1 पर जा रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, और फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है, y इज इक्वल टू a ऑफ साइन ऑफ x प्लस b आपको गिवन है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी। तो आपने ये बात ध्यान रखने की जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते टाइम हमने उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ हमारे पास a एंड b 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हमें इस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड कर लीजिए y डैश, और हमारा टारगेट क्या होता है कि हमें इन्हें एलिमिनेट करना होता है एनी हाउ, कैसे भी हमें वो करना पड़े। तो a कांस्टेंट है, साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा cos ऑफ x प्लस b, और x का डेरिवेटिव 1। अगेन डिफरेंशिएट
वाई डबल डैश, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस बी। अब आप थोड़ा सा फोकस करें कि ये जो टर्म है, ये टर्म हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं, एंड दिस इज इक्वल टू वाई, तो क्यों ना हम इसके प्लेस पर वाई रख दे, तो माइनस वाई आ गया। क्लियर? y को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई जिसमें से a और b दोनों गायब हो चुके हैं, तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो सी पार्ट आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये बड़ा ध्यान देने का क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक क्वेश्चन 100% आता है, और इस बार शायद 2 क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर, मैंने आज ही देखे थे। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 इवेंट्स है ई एंड एफ और वो इंडिपेंडेंट हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो देखिए, जब भी 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपका सबसे मेन रिजल्ट क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली जो टर्म है वो खत्म हो जाती है, तो ये तो ट्रू है, इट मीन्स फर्स्ट वन इज ट्रू। अब हम सेकेंड वन पे आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यस, इट्स ट्रू। कैसे? देखिए, अदरवाइज हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होती है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मान लीजिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अक्कर्ड। क्लियर? अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो, बट जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ई की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, तभी तो ये प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा ना। तो दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये ट्रू नहीं है। ये यही टर्म है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये तब होता है जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तभी यूज होता है जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमने कोई कार्ड ड्रॉ कर लिया, 52 कार्ड्स है, एक कार्ड ड्रॉ कर लिया हमने। क्लियर? तो मान लीजिए फर्स्ट कार्ड किंग का है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 4/52। क्लियर? लेकिन हमने उस कार्ड को वापस रिप्लेस नहीं किया और फिर से एक किंग निकाल रहे हैं, तो इन दैट केस किंग की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। क्यों हो गई? बिकॉज हमने कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन, ये पार्ट डी नहीं है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी मैंने अपने प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर रखे हैं, तो आप वहाँ से और भी क्लियर हमको देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स ए दिस वन 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा और आपने जस्ट डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो आपने वहाँ पर जितना वर्बल हो, जितना फास्ट हो उतना काम करना है। तो क्या बनेगा? 2 1 जा 2, -1 और -3 कितना हो जाएगा? +3, और प्लस लैम्डा और -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर है। जिन बच्चों को समझना है, मैंने वेक्टर अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 3 या 4 वीडियोज अपने चैनल पर डाल रखे, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ समझा रखा है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन पर हम 15-15 मिनट नहीं लगाएंगे। इस तरह के हमने 2-3 सैंपल पेपर जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम फाइनल एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये ध्यान देंगे, थोड़ा डिफरेंट है। इफ अ लाइन, कोई लाइन है, मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, देन दिस लाइन विल मेक एंगल विद जेड एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 4 ऑप्शन हैं और आपसे पूछा गया है कि वो लाइन जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो देखिए, हम इन जनरल क्या करते हैं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे अल्फा ले लेते हैं, वाई
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है हम उसे बीटा ले लेते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम गामा लेके चलते हैं। और इन लाइनों की जो कोसाइन वैल्यू होती है वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करती है, वी ऑल नो। ठीक है, आपको याद हो कि डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या कहते थे, LMN कहते थे। और हमें ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वेयर्स का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ L स्क्वेयर का मतलब हो गया कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा मीन्स वो एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वेयर 60, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वेयर 45 प्लस कॉस स्क्वेयर गामा, ये कितना है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपकी 3/4 आएगी। 3/4 को राइट में ले जाइए और 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 में से जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4। दोनों साइड जब आप अंडर रूट करेंगे तो cos गामा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, अभी तो आपके सामने आया है 60 डिग्री पर। तो हमारी जो लाइन है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा लीक से हटकर था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उनकी कोसाइन वैल्यू लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करती है, एंड सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब आप एक बात पर और ध्यान दें कि जब आपको क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया गया था तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि 18 क्वेश्चंस MCQ आएंगे, तो ये 18 क्वेश्चंस ही आपको MCQ दिए गए हैं। इससे आगे आपके 12 फिलअप्स आएंगे, तो यहाँ फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि इन फिलअप्स के साथ भी आपको ऑप्शंस गिवन हैं, किसी में 4 ऑप्शन है, किसी में 3 ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ आपको बेनिफिट हो जाता है, तो अपने आंसर को टैली कर सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि कॉम्पोजिशन का है चैप्टर 1 से। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड gx इज इक्वल टू साइन एक्स। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड gx इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन आप देख लीजिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन में डोमेन रेंज पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ नन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपने जस्ट ऑपरेट करना है। हमें FOG निकालना है, तो ये मैं आपको रिवीजन वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। FOG का मतलब हो गया बेटा जी f ऑफ gx, क्लियर। f ऑफ gx का मतलब हो गया f ऑफ साइन x, और इस फंक्शन में हमने x के प्लेस पर साइन x रख देना है। फंक्शन की x पर वैल्यू x स्क्वायर आ रही है, तो साइन x पर वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला बनता है, ये वाला। तो आपने इसको यहाँ पर बस साइन स्क्वायर x फिल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, ये आपके सेकेंड चैप्टर से है। कोज ऑफ 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, आई जस्ट राइट हेयर cos ऑफ 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, बस यही आपका होमवर्क है, इसके बाद नहीं। हमने मान लिया कि जो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 है ये एंगल अल्फा है, क्लियर। अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा माइनस 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 होती है भाई 30 डिग्री पर, तो माइनस साइन π/6। और साइन की आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है कि साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो माइनस 90 से 90 के बीच आती है। तो ये आपका बनेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6, क्लियर। तो साइन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/6। अल्फा मतलब भाई, अल्फा का मतलब ये वैल्यू है, इट मीन्स ये वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, माइनस π/6। तो इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, cos ऑफ 2 इंटू माइनस π/6, 2 3 जा 6, और ये आपका बन जाएगी वैल्यू, क्या बन जाएगी,
कॉस ऑफ -π/3, और ये हम सबको पता है कि cos -θ और cos θ इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा cos π/3 मीन्स cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपका जो राइट आंसर है वो 1/2 यानी ये आ जाएगा। क्लियर? ये आप तभी कर सकते हैं क्वेश्चंस जब आपकी अच्छे से कमांड हो। क्लियर? तो ये सब बातें, सब रिजल्ट्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। तो आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान देंगे, कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये भले ही फिलअप्स हैं बट सॉल्यूशन आपने उतना ही करना है जितना पिछले 18 क्वेश्चंस में हमने किया है। कॉस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो इनमें से क्या आएगी। क्लियर? अब क्या करिए कि इस इनवर्स वाले पार्ट को कोई एंगल, ये एंगल ही इसको सपोज कर लीजिए, लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। ध्यान देना है मेरी बात पे, मैं पहले भी ये करा चुकी हूँ रिवीजन वीडियोस में। तो एक्चुअल में जो ये कंप्लीट क्वेश्चन है ये क्या बन गया, ये बन गया कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि कोस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू इन तीनों में से क्या आएगी। तो हमने इस एंगल को अल्फा माना, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन बदल गया कोस अल्फा में। तो अब हमारा होमवर्क है कि हमें कोस अल्फा का आंसर फाइंड करना है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। ये क्या हेल्प करेगा हमारी भाई, यहाँ हमें टेंजेंट इनवर्स एक्स अल्फा के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एक्स। जब हमें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मालूम है तो क्या हम कॉस अल्फा फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यही खासियत होती है कि अगर हमें एक वैल्यू गिवन है वी कैन फाइंड ऑल 6 ऑफ देम। तो आगे चलते हैं, टेंजेंट से हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, सीकेंट। तो वी ऑल नो दैट सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का जब आप अंडर रूट करेंगे तो सीकेंट अल्फा आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हमें सीकेंट नहीं चाहिए, हमें तो कॉस चाहिए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है 1 बाय सेक अल्फा, तो ये बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इफ ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई स्क्वेयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और ए का डिटर्मिनेंट 5 है। दो बातें हैं, दोनों को नोट कर लीजिए कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 5 है और ए का जो ऑर्डर है बेटा जी वो कितना है, 3 है। और क्वेश्चन क्या है, ये दोनों बातें एक ही हैं। ये डिटर्मिनेंट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा हुआ है। हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए आपने एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है कि एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट जनरली तो हम स्मॉल में यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन लगभग 99.9% आता है। तो अब ये देखिए ना, n का क्या मतलब है, n मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट 5 है, तो 5 की पावर 3-1 यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये भी मैट्रिक्स पर बेस्ड है भाई आपका। If A and B are inverse of each other, then which of the following is true? देखिए इनवर्स क्या होता है। अगर हमें इनवर्स की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन वर्बल है, ये आई है भाई यहाँ पर, ये रब हो गया कि अगर A और B ऐसे दो मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, इफ A and B are two square matrices of same order such that AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, तभी हम कहते हैं कि A का इन्वर्स B है या B का इन्वर्स A है। क्लियर? तो यहाँ इसने पहले ही बोल रखा है कि भाई A और B एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हम कहेंगे कि भाई AB BA के बराबर है, नहीं, नॉट नेसेसरी। AB और BA दोनों 0 के बराबर है, नॉट नेसेसरी। AB 0 है, BA I है, गलत है। ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये एज पर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स है। तो ये है 23 क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन और आपको कराना चाह रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को यहीं पर लिख देती हूँ कंटिन्यू करते हुए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका वो डेरिवेटिव का है। इफ x इज इक्वल टू a/t², ध्यान देंगे, एंड y इज इक्वल टू 2at, फाइंड dy/dx। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फिलिप्स का जो कॉन्सेप्ट था वो फिर से ख़त्म कर दिया और फिर से MCQ डाल दिए हैं, वो भी MCQ डाल दिया है। तो देखिए dy/dx हमने फाइंड करना है, तो पहले इसको कर लीजिए, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा dx/dt, तो हो जाएगा आपका 2at, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम, और dy/dt आपका हो जाएगा 2a, क्यों? क्योंकि t का जो डेरिवेटिव है वो 1 हो जाता है। अब हमें फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx क्या बनेगा? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। dy/dt कितना है? 2a, dx/dt कितना है? 2at, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1/t। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 1/t, -1/t, 1/t² एंड नन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए पार्ट आ जाएगा, 1/t। और ये है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और मैं अब आपको करा देती हूँ। कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि फंक्शन इज़ गिवन, मैं फंक्शन राइट कर देती हूँ यहाँ आपके लिए। पहले फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3x/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इन रेडियन। ठीक है भाई, रेडियन, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, के x इज इक्वल टू 0, एंड कंडीशन क्या है? fx इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और यहाँ मैं खास बात आपको बता दूँ कि आपको ऑप्शंस गिवन नहीं है। क्लियर? अब हमें ये क्लियर है कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट क्या है? 0 पर जो वैल्यू है वो सेम आती है। अब भाई 0 पर जो वैल्यू है वो तो हमारी k आ रही है, और लेफ्ट राइट लिमिट की बजाय अगर हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं तो यहाँ से जो हमारी लिमिट निकलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, वो क्या बनेगी? ध्यान देना है भाई, हम एक एक नंबर के क्वेश्चन करें, मैं बार बार आपको याद दिला रही, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में टाइम नहीं लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया टेंजेंट 3x/x, और ये रिजल्ट हम सबको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंजेंट x/x ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ 3x है तो यहाँ 3 लगा दीजिए और यहाँ 3 लगा दीजिए, ये कंप्लीट लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? 1 × 3, तो 3 तो आपकी लिमिट आ रही है, और 0 पर आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? k, बिकॉज द फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी कॉन्टिन्यूस। तो जो उसकी 0 पर वैल्यू है और 0 पर लिमिट है, दैट मस्ट बी सेम। तो अकॉर्डिंग टू दैट k किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के। ऑप्शंस आपको दे नहीं रखे हैं, तो आप फिलअप में k के प्लेस पर 3 को पुट कर सकते हो। तो ये आपके सेकंड पार्ट के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 15 रह गए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। इफ़ यू रियली लाइक माय लेक्चर्स, प्लीज़ शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें। थैंक यू।